नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब अपन पढ़ेंगे धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो उसमें पढ़ेंगे अपन आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, जिनमें भौतिक गुण, गलनांक, क्वथनांक, घुलनशीलता, चालकता और कुछ क्वेश्चन जो अध्याय में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धातु एवं अधातुओं की अभिक्रिया, कैसे ये अभिक्रिया करती हैं। देखो दोस्तों, धातु या अधातु दोनों ही अपनी अभिक्रियाशीलता को दर्शाने के लिए जो इनके बाह्यतम कोश है उसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करती हैं और आयनों का निर्माण करती हैं। ये अधातु भी और धातु भी। धातु हमेशा धनायन बनाएंगी और इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, जबकि अधातु जो होती हैं वो ऋणायन बनाती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागती हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण करती हैं। इलेक्ट्रॉन इसलिए त्यागती हैं क्योंकि इनका जो बाह्यतम कोश होता है, बाह्यतम कोश को पूर्ण बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, जबकि ये बाह्यतम कोश को पूर्ण बनाने के लिए ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं कोश। देखो, कोश जो होंगे, कोश वो होंगे K, L, M और N। इन कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होगा 2n² होगा। 2n² में ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पे। ये जो K कोश है ये 1 नंबर पे है और इसमें जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 × 1 का स्क्वायर। कुल मिला के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। ये L कोश है जो 2 नंबर पे है। 2 × n बराबर 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। तीसरा है M कोश, 2 × 3 का स्क्वायर। इसका मतलब 3 3 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉनों से M कोश में अधिक हम इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते। N कोश K, L, M, N ये 4 नंबर पे है। 2 × 4 का स्क्वायर, ये बनाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, M कोश में 18, N कोश में 32। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी। अब बात करते हैं कुछ धातुओं की। कुछ धातु हैं, जैसे इसमें कुछ धातु मैं आपको लिख देता हूं। सोडियम Na, Mg, Al, अपना पोटेशियम ले लो, K, Ca आदि। इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन वो कितने कितने रहेंगे? इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी वो 11 रहेगी। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी 12 रहेगी। इसमें 13, इसमें 19, इसमें 20। अब देखते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है, इसमें जो कोश हैं, इन इलेक्ट्रॉन विन्यास को हम कैसे भरेंगे। देखो, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा 2 8 1। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा 2 8 2। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा 2 8 3। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा यहाँ पर 2 8 8 1 10 और 19। इसका आएगा 2 8 8 और 2। अब देखो भाई, इसमें जो धातु होती हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, या हम कह सकते हैं जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और या जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन वाले को कहेंगे अर्धपूर्ण।
और 8 इलेक्ट्रॉन वाले को कहेंगे पूर्ण। जिसका बाह्यतम कोष पूर्ण या अर्धपूर्ण है वो धातु अक्रियाशील हो सकती है या न्यूनतम क्रियाशील हो सकती है। जैसे उत्कर्ष गैस, उत्कृष्ट जो गैस होती है, अक्रिय, जो जिन्हें हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं, अक्रिय गैस जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, हीलियम, इनके जो बाह्यतम कोष होते हैं, इनके बाह्यतम कोष होते हैं वो पूर्ण होते हैं। और बाह्यतम कोष होने के कारण ये जो तत्व हैं वो किसी भी अन्य तत्व से क्रिया नहीं कर पाते। जबकि यहाँ पर देखो धातुओं के जो बाह्यतम कोष हैं, धातुओं के जैसे ये बाह्यतम कोष, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। तो देखो यहाँ पर सोडियम जो धातु है उसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 से कम है। देखो 4 से कम है 0 तक तो त्यागता है। और किसी के बाह्यतम कोष में अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो 8 तक ग्रहण करेगा। इसका मतलब जैसे 5 है तो 3 ग्रहण करेगा, 6 है तो 2 ग्रहण करेगा, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसका मतलब ग्रहण कौन करता है? अधातु। और त्यागते कौन है? धातु। और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और त्याग करके क्या बनाते हैं? दोनों ही क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं। दोनों ही क्या बनाते हैं यहाँ पर? आयन। जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने लिखा था सोडियम Na, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, ये इसको क्या करेगा? त्याग देगा। और जो सोडियम है इसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो Na जो होगा वो क्या बना देगा? Na+। और कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसने? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ऐसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पर 12 थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये क्या बनाएगा? Mg। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2+ बना, Mg+2+। और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे इसने? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। ऐसे ही यहाँ पर Al है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कोष में। एल्युमिनियम के बाह्यतम कोष में कितने? 3। 4 से कम है तो 3 के 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा? ये त्याग देगा, 3+ बना लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। ऐसे ही पोटेशियम है, पोटेशियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करके K+, 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया। ऐसे ही कैल्शियम है, कैल्शियम के पास बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, Ca2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। इस प्रकार से इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्याग कर, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर, एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर, पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर, कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाए? धनायन बनाए। क्या बनाए? धनायन। इसका मतलब सभी जो धातु होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती हैं? धनायन का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं हम अधातुओं की। अधातुओं की देखो, कुछ अधातु जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इनकी बात करें तो देखो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास 16, क्लोरीन के पास 17, नाइट्रोजन के पास 7। इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है, जो इलेक्ट्रॉन विन्यास बनेगा वो बनेगा, इसका बनेगा 2, 6, इसका बनेगा 2, 8, 6, इसका बनेगा 2, 8, 7, इसका बनेगा 2 और कितने बचे? 5। तो बाह्यतम कोष इनके देखो, इनके बाह्यतम कोष देखो, ऑक्सीजन का बाह्यतम कोष में 6, सल्फर के 6, क्लोरीन के 7, नाइट्रोजन के 5। तो बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। और ग्रहण करके क्या बनाएंगे? देखो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 8 बनाने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही ये
O2 माइनस बना लेगा। सल्फर है, सल्फर भी कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा? H2 माइनस। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने हैं? 7। इसका मतलब इसको 8 तक पहुंचने के लिए कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो प्लस में ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 1। तो क्या बनेगा? Cl माइनस। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कोश में 5 हैं और 8 तक पहुंचने के लिए कितने ग्रहण करेगा? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके N3 माइनस आयन बना लेगा। इसका मतलब जितनी भी अधातु हैं वो कौन से आयन बनाएंगी? ऋणायन बनाएंगी। कौन से आयन बनाएंगी? ऋणायन। क्यों बनाएंगी? वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अब बात करते हैं, देखो धनायनों पे, धातुओं पर धनायन है और अधातुओं पे ऋणायन है, तो दोनों विपरीत आवेश है और दोनों विपरीत आवेश होने के कारण ये आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। कौन से यौगिक बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं। कैसे? देखो इनके पास इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? देखो कैसे ग्रहण करेंगे इलेक्ट्रॉन ये। जैसे बात करते हैं कि भाई हम NaCl, ये जो यौगिक है वो किस प्रकार बना। देखो यहां पर Na एक धातु है और इसके पास सिर्फ बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन था त्यागने के लिए बाह्यतम कोश में। इसने Cl जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 2, चलो इसको क्रॉस से देख लेते हैं, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। इसका मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और इसके पास बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या बनाए? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे करके, और देखो क्या बनाता है ये NaCl के पास पहुंच जाते हैं, 2, 2 4, 2 6, 1 7 और 1 8। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम यहां पर Na प्लस और Cl माइनस बना लेगा। Cl ये माइनस बनाएगा। इस प्रकार से ये जो यौगिक बनेगा NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl बनेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं MgO की, MgO यौगिक कैसे बनता है? तो देखो Mg पे जो बाह्यतम कोश है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2 4 और 2 6। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 2। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा और क्या बनाएगा? देखो Mg2 प्लस और ऑक्सीजन O1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसके ग्रहण कर लिए? Mg के, तो 2 माइनस। इसका मतलब ये हो गया, ये बना लिया इसने MgO। इस प्रकार से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। सोडियम का निर्माण मैंने आपको बता दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण आपको बता दिया। मान लेते हैं मेरे पास Na2O है, सोडियम ऑक्साइड। इस सोडियम ऑक्साइड का जो निर्माण होगा, देखो कैसे होता है। सोडियम कितने हैं? 2। Na इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन के पास, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास यहाँ पर 2 Na है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और यहाँ पर कितने हो गए? 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इससे ग्रहण कर लेगा और किस प्रकार से यौगिक बनाएगा? देखो Na प्लस और ऑक्सीजन O 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने 2 सोडियम से ग्रहण किए, तो 2 माइनस। इस प्रकार से किसका निर्माण होगा? Na2O का। इस प्रकार से दोस्तों धातु और अधातु दोनों परस्पर अभिक्रिया करके आयनिक यौगिकों का निर्माण
करते हैं। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों की। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों की बात करें तो देखो आयनिक यौगिक जो हैं उनके गुणधर्म किस प्रकार से होते हैं। तो पहला जो गुणधर्म है, पहला भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुणों में ये जो आयनिक यौगिक होते हैं वो कठोर होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। आयनिक यौगिकों के जो गुण बता रहा हूं मैं, ये कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। अगर आयनिक यौगिकों पर चोट मारी जाए तो वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रबल वैद्युत आकर्षण बल से, मतलब धातु व अधातु दोनों आपस में जो जुड़ती हैं वो कौन से बल से जुड़ी होती हैं? प्रबल वैद्युत आकर्षण बल से बंधी हुई होती हैं। जब इन पे चोट मारी जाती है तो ये भंगुर प्रवृत्ति दर्शाते हैं। दूसरा जो गुण है गलनांक क्वथनांक। देखो दोस्तों, ये कठोर होते हैं, कठोर होने के साथ साथ में इनका जो गलनांक है, गलनांक व क्वथनांक। अब गलनांक और क्वथनांक, गलनांक किसे कहते हैं भाई? कोई पदार्थ ठोस अवस्था से और द्रव अवस्था में बदले, मतलब वह ताप जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से और द्रव अवस्था में बदले उसको कहते, उस ताप को कहेंगे गलनांक। क्वथनांक, कोई द्रव पदार्थ अगर गैस अवस्था में बदले, ऐसा ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदले, उस ताप को ही हम क्वथनांक कहते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्यों होता है उच्च? क्योंकि कौन से बंध से बंधे हुए होते हैं? प्रबल वैद्युत आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। तीसरा गुण है इसमें घुलनशीलता। जो आयनिक यौगिक होते हैं जल में घुलनशील है, लेकिन केरोसिन, एल्कोहल, इनमें ये अघुलनशील है, अघुलनशील होते हैं। और चौथा जो गुण है चालकता। देखो दोस्तों, आयनिक यौगिक विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन घुलनशील अवस्था में होते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन कौन सी अवस्था में होते हैं? घुलनशील अवस्था में होते हैं। अगर ये ठोस अवस्था में हैं तो विद्युत के चालक नहीं होते। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के चालक नहीं होते, क्योंकि ये प्रबल वैद्युत आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। जैसे ये घुलेंगे तो ये प्रबल वैद्युत आकर्षण बल टूट जाएगा और ये विद्युत के चालक हो जाएंगे। इस प्रकार से ये इनके गुण हो गए। सोडियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सोडियम Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं इस पे? 10। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये होगी मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना Mg ये होगी। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर Na2O की संरचना अभी बताई थी, MgO की संरचना ये अभी बताई थी। आयनिक यौगिक कठोर होते हैं क्योंकि ये आयनिक यौगिकों में जो धातु और अधातु होती है वो प्रबल वैद्युत आकर्षण बल से बंधी हुई होती है और इनको आसानी से हम तोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों, आज पढ़ाया था हमने धातु एवं अधातु कैसे अपक्रिया करती हैं, इनके भौतिक गुण, कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।